नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार। कोटद्वार से ही हर चीज़ें यहाँ से संचालित होती हैं और प्रारंभ होती हैं गढ़वाल के लिए। अब अगर अतिक्रमण की बात करें तो अतिक्रमण यहाँ कोटद्वार में, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो ज़मीनों पर हो, चाहे वो भवनों पर हो, चाहे वो किसी की सरकारी भूमि पर हो, कोई सरकारी भूमि पर हो, बोलने का मतलब ये है। अभी हाल फिलहाल में जो चर्चाएं चली हैं कोटद्वार से अतिक्रमण की, वो प्रमुखतया से दो जगह की खासकर चली हैं। वैसे तो अतिक्रमण की चलती रहती हैं, परंतु अगर हम उनको इग्नोर करें, अगर छोटी मोटी समस्या को, तो बड़ी समस्या अतिक्रमण की यहाँ पर दो जगहों से है। एक तो रेलवे की भूमि जो 62 बीघा का मामला कोर्ट में चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, और शायद अब उस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी कोर्ट की या फिर शासन प्रशासन की। परंतु अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी है सैनिक भूमि की, मतलब कि डिफेंस लैंड की। जो वहाँ का अतिक्रमण है वो भी काफ़ी समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये ज़मीन आज से नहीं, 1970, 72, 75 से शायद इतने समय से, लंबे समय से लंबित है। और समय समय पर बातें तो यहाँ हर सरकारें जुड़ती रहती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। मौजूदा समय तो बीजेपी सत्ता पर है, कार्य अब उन्होंने ही करने हैं। दरअसल जोड़ा इसको जा रहा है कांग्रेस के साथ में। ये बातें भी आती हैं, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाई जाती है और अतिक्रमण कराया जाता है, फिर वोटर लिस्ट बनाई जाती है, फिर उसके बाद वो वोटर तैयार किए जाते हैं अपनी सत्ता के लिए, अपना खुद को सरकार में लाने के लिए। तो इन्हीं मामलों को उजागर करते हुए इनके साथ में ज़्यादा जानकारी हमको दे सकते हैं सुनील भोकंडी जी, जो कि पूर्व सैनिक हैं, सुबेदार रिटायर हैं आर्मी से, और जो ये डिफेंस लैंड की जो अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम है उस पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुनील भोकंडी जी को। जी, गढ़वाल एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को और भाई दीपक रावत जी को, आपकी पत्रकारिता को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जी सर, ये जो डिफेंस लैंड का अतिक्रमण है, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि ये कब से शुरू हुआ और अभी कहाँ तक पहुँचा है? चूँकि हमने आपकी एक वीडियो भी, ऑडियो क्लिप भी देखी है, जिसमें कि आपने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर भी कॉल की है, और हम चाहेंगे कि आप हमें प्रोवाइड कराएंगे उसको, फिर हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे उसमें। जी दीपक जी, थोड़ा सा ये जो रक्षा भूमि है इसके इतिहास के बारे में मैं आपके गढ़वाल न्यूज़ के सभी दर्शकों को बताता चलूँ कि वर्ष 1958 26 दिसंबर को नगर पालिका परिषद उस समय की कोटद्वार की, इसने गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के प्राधिकार की जो भूमि है उससे प्रतिवर्ष के नवीनीकरण के बाउंड पे इसमें लीज पे लिया था, और ये शर्तें थी इसमें कि पक्का किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा। इस तरह से 1958 से लेकर के 1977 तक प्रतिवर्ष के रिन्यूअल पर ये लीज चलती रही। 1977 के बाद में ये लीज जो है समाप्त हो जाती है, इसका कोई नवीनीकरण नहीं होता। कायदे में ये भूमि उसके बाद में रक्षा संपदा विभाग, जिनसे कि कागजी दस्तावेजों पर एक लिखित दस्तावेज के अंतर्गत इसे लीज पर लिया गया था, उन्होंने इसको रक्षा भूमि को वापस कर दिया जाना चाहिए था। और लीज की शर्तें हैं सेना के अंदर कि यदि सेना को कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो वो अपनी भूमि को खाली करा सकती है। यहाँ पर आपने जैसे कहा अपने उद्बोधन में कि राजनीतिक पॉलिटिकल जो अपना एक एंगल था, उसमें वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति, यहाँ पर समुदाय विशेष की बस्ती को उस समय की जो सरकारें थी और नेता थे, उन्होंने अपने निहित स्वार्थ के लिए वोट बैंक की राजनीति के चलते यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को बसाने के लिए झोपड़पट्टियाँ और वर्तमान समय में 3 मंजिला पक्के बिल्डिंग्स वहाँ पर अवैध रूप से बना दिए गए। उस कैंप की सुरक्षा को धता बताते हुए, उस कैंप की सुरक्षा पर बहुत बड़ी सेंध लगाते हुए उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स अवैध रूप से बना दिए, और उन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग कौन हैं इनकी कोई शिनाख्त नहीं है। उल्टा नगर पालिका, उस अब का जो नगर निगम है, उन्होंने इस वोट बैंक को पालने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पर बिजली पानी सड़क तक दे दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें भारतीय सेना की ज़मीन को राष्ट्र हित में उपयोग में लाना चाहिए, या फिर इस किसी समुदाय विशेष के वोट बैंक, किसी दल विशेष के राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज के समय में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति इस अतिक्रमण को हटाने के लिए चाहिए, वो पैदा कीजिए। आपको क्षेत्र की जनता ने चुना है, तो वो इसलिए चुना है कि जनता का सुविधा और सुरक्षा 2 चीज़ें सुनिश्चित हों।
आप किस प्रकार का यहाँ पर तत्व पाल रहे हैं और क्यों पाल रहे हैं। आप कोटद्वार बाजार में जाइए, आपको जो है एक पार्किंग स्कूटर खड़ा करने का स्थान नहीं है। जी। वहीं दूसरी तरफ आपने कोटद्वार की नहरों को, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम था, उसको पाट करके आपने सड़क चौड़ी करने का काम किया, लेकिन उस पर ठेली और फड़ कौन लगा रहा है? स्थानीय लोगों को तो दोहरा नुकसान हो गया। तो ये शय कहाँ से मिलती है इनको, क्योंकि 2 टर्म से यहाँ बीजेपी की सरकार है कोटद्वार में, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अब अगर आपको इंजन गिनाने पाऊंगा तो कम से कम 7-8 इंजन गिना दूंगा, परंतु अब अगर आरोप लगाए जाते हैं कि जो 9 साल पहले जो सरकार थी कि उन्होंने बसाया, चलिए ठीक है उन्होंने बसाया, हम मानते हैं एक बार के लिए, परंतु अब 9 साल से जिम्मेदारी किसकी थी? क्या वो मुक्त नहीं कराया जा सकता था? आप देखिए कि क्षेत्र में बीजेपी, चाहे पार्षद हो वो बीजेपी के ज़्यादातर हैं, चाहे मेयर हो, चाहे आपका विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री ले लीजिए, चाहे गृह मंत्री ले लीजिए, प्रधानमंत्री ले लीजिए, जब सबके सब उस पार्टी एक ही दल के हैं, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है जनहित में ये काम? कि आपने कहा कि विगत 9 सालों से 10 सालों से जो भी अपना भाजपा का यहाँ पर चल रहा है, एक ही सरकार का है, वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप दूसरे के चेहरे पर कालिख दिखा रहे हो तो स्वयं के चेहरे की दाग कौन हटाएगा? आज के तारीख में मान लिया कांग्रेस ने, भाई सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने, या इससे पहले जो भी यहाँ पर विधायक थे, उन्होंने अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण और इसका वोट बैंक बना दिया। तो वर्तमान सरकार को क्या आम जनता के हित में, आम मानविकी के हित में इस अवैध वोट बैंक को हटा करके, इस अतिक्रमण को हटा कर, हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, जी। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि जब आप बाजार में जाते हो तो कई ऐसे गोखले मार्ग से तमाम बाजार ऐसे हैं जहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने को आती है। आप किसी भी जगह जाते हैं वहां पर सिर फुड़ाई की नौबत क्यों जाती है? स्थिति सामने देख रहे हैं। यहाँ की विधायक वो स्वयं महिला हैं, बहुत माइटी लेडी हैं, बहुत मजबूत महिला हैं, प्रतिभाशाली और प्रभावशाली भी हैं, लेकिन इन्होंने इन मुख्य मुद्दों पर कभी चिमटे से भी छूने का प्रयास नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने जनता के सामने जाके इस प्रकार से वोट मांगने का काम किया कि हम लोग आपके लिए काम करेंगे, तो आज ये काम करने का समय, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी अपने जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है आपके पास में काम करने का। जनहित के मुद्दों को कमर कस करके एक सैनिक की भांति, जैसा आपके बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक फौजी भाई है, वो यहाँ से सिर से लेकर और धड़ तक की बाजी लगा करके अपने देश की सीमा को, अपने लोगों को बचा रहा है, तो आप उससे कुछ तो प्रेरणा लीजिए। खास करके डिफेंस लैंड के मामले में तो मैं बहुत तो हतोत्साहित हूँ कि स्थानीय विधायक ने मेरे ज्ञापन देने के बावजूद, मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारा फौजी का वोट लेकर के भी खड़ा है, वो स्वयं अपना नैतिक दायित्व समझ करके इस काम को पूरा। दूसरा कि अभी मैं इस मामले में, डिफेंस लैंड के मामले भी यहाँ के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 2027 के बाद क्यों नहीं बात करते बौखंडी जी? तो ये जब प्रश्न मेरे सामने किया गया तो मैं आज बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। 1977 के बाद से तो अब बात कर रहा हूँ। जी। तो कितना समय और चाहिए? इस प्रकार का पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले व्यक्ति समाज के हितैषी नहीं हो सकते। ये वास्तव में तुष्टीकरण की राजनीति खेलने वाले लोग हैं। यानी कि 27 के बाद हटाइएगा तो आज क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल, मतलब 27 के चुनाव हैं, कहीं उस पर कोई दांव पेच ना फंस जाए, या कोई लोग हैं जो जनता है या फिर कोई विपक्षी पार्टी है, कोई इससे मुद्दा ना बना ले, शायद इसी वजह से उन्होंने कहा होगा कि 2027 के बाद करते हैं इस काम को। दीपक जी, यहाँ पर 1000 बेड का वेटरन हॉस्पिटल खोलने की संस्तुति मिली है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा, और उसके लिए जगह नहीं है। उसके अलावा फौज के कैंप की सुरक्षा एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा आज की तारीख में पूरी तरह से बहुत बड़े खतरे में है। और वहाँ जो लूप हॉल्स और तिमंजिला बिल्डिंग बने हैं, उसमें किस प्रकार के तत्व रह रहे हैं आप जाके देखिए। उस गली के अंदर कम से कम 50 उसके अंदर में ई रिक्शा और 200 से ज़्यादा मोटरसाइकिल रात भर खड़ी रहती हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों के मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार की फेसबुक वाल पे जाइए, हमने उन सब लोगों को वहाँ पर अपने वीडियोज़ में दिखाया है कि किस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, बिना किसी शिनाख्त के रह रहे हैं। कोटद्वार प्रशासन को ऐसे तत्वों से, क्या हल्द्वानी की घटना से ये कोटद्वार प्रशासन या उत्तराखंड की सरकार कुछ सीखती नहीं है, जहाँ 350 पुलिस वालों के सिर फूटे, एसडीएम घायल हुए? तो मेरा आज के कानून प्रशासन से भी निवेदन है कि ऐसी समस्या अपने लिए मत पालिए जो कल आपके लिए संकट बने। आज भले ही आप अपने छोटे से निहित स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सक रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होगी जब कल आप फूटा हुआ सिर लेके अपने घर जाएंगे। जी, जानना चाहूँगा कि कौन वो व्यक्ति है जिसने आपको 2027 के बाद के लिए काम करने के लिए कहा था? को बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, तो अगर आपका सैनिक निडर नहीं होगा
तो क्या वो दुश्मन के सामने चला जाएगा? यही और मैं आपके लिए खुलेआम कहना चाहता हूं कि कोटद्वार को अतिक्रमित करवाने वाले लोग कोटद्वार के शत्रु हैं। आज के जो मेयर साहब हैं, उनके ऊपर जब हमारा शिष्टमंडल जाकर के इस विषय को रखता है तो उनका ये मंतव्य आता है कि क्या ये बात जो आज आप कर रहे हैं, क्या ये 2027 के बाद हो सकती है? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसे देखिए, नेता का अर्थ होता है लीड बाय एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वो लीडरशिप नहीं है। मैं स्वयं फौज में लीडरशिप, मैनेजमेंट, सीआईसीटी, अटैक डिफेंस, ये 4 चीज़ें मैं पढ़ाता था। उसी के बगल पे वहाँ पर जो आर्मी की कैंटीन भी है जी, और एमटी कैंप तो है ही है। लेकिन आपने जहां पर इस चीज़ को देखा कि सामने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के देश समाज विरोधी तत्वों के रूप में पूरे क्षेत्र भर में जाने जाते हैं। आज ये कोटद्वार जो लॉन्चिंग पैड बना हुआ है, यहाँ पर गौ हत्या से लेकर के और तमाम प्रकार की एंटी सोशल, एंटी नेशनल गतिविधियां जो चल रही हैं, इसका बहुत बड़ा केंद्र ये आम पड़ाव की ज़मीन है। और आज फौज इसमें बहुत ज़्यादा आशंकित है कि किस तरह के तत्व इसमें यहाँ पर पाले जा रहे हैं। तो लिहाजा इसका खाली होना निहायत ज़रूरी है और इसकी रिपोर्ट, इसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग तथ्य के प्रकार के साथ में यहाँ पर माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी के पास जा चुकी है, यहाँ की स्थानीय विधायक माननीय ऋतु खंडूड़ी भूषण जी के पास जा चुकी है, यहाँ जिलाधिकारी को पत्र जा चुका है माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी का। और इसकी प्रोग्रेस बता दूं, इसके अलावा यहाँ पर नगर निगम और जो यहाँ का तहसील प्रशासन है, ये सारा का सारा अलर्ट किया जा चुका है। और अब इस बात की एक तरह से इंतज़ारी है कि कब ये नोटिस सर्व करके इस प्रकार का जो अतिक्रमण है इसको हटा करके ये ज़मीन वापस फौज को दी जाए, ये अपेक्षित है। और यही अब इस समय की मांग भी है और ज़रूरत भी है। सर, एक 62 बीघा का भी मामला है, वो 62 रेलवे की जो भूमि है, उस 62 बीघा पर वो तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। तो क्या कुछ रहा उस पर अभी तक? क्योंकि नगर निगम को आदेशित भी हुआ है नगर निगम हाई कोर्ट के द्वारा उस पर। और अभी अभी देखा गया है कि कल परसों में शायद जो नगर आयुक्त हैं उनका दौरा भी था वहाँ पर। उन्होंने ये भी बताया कि एक एक इंच जो अतिक्रमण की भूमि है 62.5 बीघा की, वो सब मिल चुका है, वो चिन्हित कर लिया गया है। दीपक जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो डिफेंस लैंड है वो 105 बीघा 18 विश्व है, उसकी पैमाइश हो चुकी है। रक्षा संपदा विभाग देहरादून गढ़ी कैंट के द्वारा उसमें टीमें शामिल थी। आपका नगर निगम कोटद्वार के कर्मचारी अधिकारी और तहसील प्रशासन में आशीष केमनी उप राजस्व निरीक्षक और मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार और गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का रैप, तो ये हो चुका है। अब बात करूंगा 62 बीघा की। ये जब हम छोटे बच्चे अभी इस आम पड़ाव के ग्राउंड में भी खेलते थे, इसी तरह से गाड़ी घाट का इलाका, आम पड़ाव का लकड़ी पड़ाव का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे ट्रेन की पार्किंग और इस तरह की सारी गतिविधियां वहाँ पर चलती थी। सरकारी जमीनों पर इस प्रकार का कोई रैकेट इसको चला रहा है, एक एजेंडे के तहत चला रहा है कि जो भी सेंसिटिव चीज़ें हैं डिफेंस, उसको अतिक्रमित कर लिया गया है। और मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, मैंने दिल्ली के कैंप में, खानपुर कैंप के अंतर्गत देखा, मैं देहरादून के अंदर की मज़ारों की बात कर रहा हूं। मैं तमाम सैनिकों के जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनको राष्ट्रद्रोही तत्व एक एजेंडे के तहत ये इसको अतिक्रमित करवा रहे हैं समुदाय विशेष के द्वारा। दूसरा, ये जो 62 बीघा है, ये बिल्कुल भी अतिक्रमण के उस समय 90 के दशक में भी यहाँ पर इतना बड़ा अतिक्रमण नहीं था, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर नजेबाद, बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देवबंद, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ तक कि म्यांमार तक का मदरसा ट्रेंड एक बड़ा जन समुदाय विशेष यहाँ पर अतिक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मामला उच्च न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय के द्वारा इसको सुपरविजन में रखा गया है। अभी नगर निगम इसमें थोड़ा सा चेता है। पीएल शाह साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने मौका मुआयना किया है और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, बल्कि वहाँ ने उन्होंने जो अभी भी अवैध अतिक्रमण और निर्माण करने वाले लोग हैं उनको कहा है कि इसके ऊपर जब हम कार्रवाई करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी का पैसा जो आज अवैध निर्माण के लिए लग रहा है वो कल टूटे। सैनिक की बात चली है तो जो हमारी मौजूदा विधायक हैं वो भी एक सैन्य परिवार से आती हैं, हम भी एक सैन्य परिवार से आते हैं, और हमारे जो मेयर हैं वो भी एक सैनिक परिवार से आते हैं। यहाँ पर सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है ये कोटद्वार, और यहाँ कोटद्वार की ही बात नहीं करूँगा तो उत्तराखंड का हर दूसरा से तीसरा घर से एक सैनिक जरूर है और ज़रूर निकला है। परंतु जब सेना की ज़मीन ही अतिक्रमण युक्त हो जाएगी तो किस प्रकार आप अतिक्रमण मुक्त का नारा देते हैं? सर, एक सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे, वो कहते हैं और काफ़ी समय से चर्चाओं का विषय भी है कि वो कहते रहते हैं कि मैंने 5000 एकड़ अतिक्रमण मुक्त कराई है ज़मीन। कहीं दिखती है आपको? कितना है, क्या है उसका हिसाब किताब? देखिए,
आज का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्रफल जो है वो उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक अतिक्रमण में है। और यहाँ पर धामी जी को जहाँ जहाँ उनको अपना राजनीतिक थोड़ा सा बूस्टअप और उनको वहाँ पर से कोई माइलेज दिख रहा है, मेरे को लगता है कि उन्होंने वहाँ पर, जैसे कि मेरे को याद आता है देहरादून की दून हॉस्पिटल की जो अवैध मजार थी, इसी प्रकार से कुछ वन्य भूमि को उन्होंने अतिक्रमण मुक्त करने का काम करके वाहवाही जरूर लूटी है, उसके लिए साधुवाद है। लेकिन जहाँ जिस तत्परता के साथ में मैं कंपेयर करूंगा, अगर उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना है, वहाँ पर योगी जी जिस शिद्दत के साथ में काम कर रहे हैं, उसका दशांश भी अगर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और हमारे जनप्रतिनिधि अगर अपने अंदर में, बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि योगी जी के प्रताप से अधिकांश उत्तराखंड के जो लोग हैं, नेता हैं, भाजपाई हैं, वो चुनाव हारने के बावजूद जीतते आए हैं, तो कुछ तो उनसे लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। थैंक यू। साथियों, अब अगर हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जन सेवक अगर इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह के क्रियाकलाप करेंगे, इस तरह के काम करेंगे, तो नेता पर से, नेता शब्द से और नेता जो एक परिभाषा देते हैं हम एक पॉलिटिकल आद व्यक्ति को, उस पर से भरोसा उड़ जाएगा। क्योंकि जब जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति जनता के लिए ही काम नहीं करेंगे और जनता के हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप अपने आप को एक जन सेवक कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि नेता हमारी नज़र में वो है जो दुनिया भर की तमाम जो बातें होती हैं उनको सहन कर सके। ये नहीं कि भावेश में आकर कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अभी ये डिफेंस लैंड की बात हमने सुनील बखोंडी जी ने हमारे साथ में की है, चर्चा जो हमारे साथ में हुई है, कहना चाहूँगा और सरकारों से भी और मुख्यमंत्री जी से खासकर उनसे मेरा आग्रह रहेगा, हमारे विधायक हैं उनसे आग्रह रहेगा, हमारे मेयर हैं उनसे आग्रह रहेगा कि डिफेंस लैंड तो है ही है, साथ में जो रेलवे की भूमि है उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही साथ दोस्तों, आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं और क्या राय रखते हैं इस विषय पर कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।